नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहली जनसभा हुई है, जिसमें कि 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा छाया रहा। सीएम योगी के अलावा यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने मुजफ्फरनगर दंगों और कैराना से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठाया और इन सबके लिए अखिलेश यादव की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कैराना लौटे परिवार से योगी उनके घर भी मिलने के लिए गए। यूपी चुनाव से पहले ये सीएम योगी की पश्चिमी यूपी में पहली जनसभा थी। सभा में 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे छाए रहे। निशाने पे समाजवादी पार्टी और आरएलडी थी। जब मुजफ्फरनगर में 2 निर्दोष नौजवान मारे जाते हैं, तब लोगों को जाति नजर नहीं आ रही थी। जब वहां पर निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे, तब ये जातिवाद की राजनीति करने वाले, तब इनको जाति नजर नहीं आ रही थी। सीएम योगी कैराना में पहले पलायन करने वाले उन 3 परिवारों से भी मिलने गए जो वापस लौटे हैं। 2014 से 2016 के बीच कैराना में माफिया मुकीम काला गैंग की रंगदारी वसूली से तंग आकर कई परिवार यहां से पलायन कर गए थे। हिंदू व्यापारी और अन्य हिंदुओं को व्यापक पैमाने पर प्रताड़ित करके यहां से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। देश के अंदर ये समाचार काफी सुर्खियों में भी था। मुजफ्फरनगर दंगों में 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 50,000 से ज्यादा बेघर हो गए थे। इसने पश्चिमी यूपी में हिंदू मुस्लिम में बड़ी खाई पैदा की थी। चुनाव के वक्त फिर दंगों के जख्म कुरेदे गए। दंगा कराया मुजफ्फरनगर में, सब जानते हैं दंगा किसने कराया। हजारों लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे कायम करा दिए। जो दंगा कराने वाले थे उन्हें सरकारी विमान में बैठा करके लखनऊ उस समय के मुख्यमंत्री के आवास में ले जाया गया। पूरा सहारनपुर जल गया था। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार फिर आ गई तो गुंडागर्दी यहां फिर बढ़ जाएगी। सिंह जी, लोग देश को लूटना चाहते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण का राजनीति करना चाहते हैं। सोचते हैं मेरी सत्ता आ जाए तो गुंडे रोड पर घूमे और शामली के अंदर हर मोहल्ले में गोली चलावे। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन में बड़े पैमाने पे मुसलमानों के शामिल होने से दंगों से पैदा हुई हिंदू मुस्लिम दूरी काफी कम हुई है। कृषि कानूनों की वजह से बड़े पैमाने पे किसान उस इलाके में बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। इससे सपा और आरएलडी अलायंस मजबूत हुआ है। सियासत के जानकार कहते हैं कि यही वजह है कि चुनाव के वक्त 8 साल पुराने दंगे याद किए जा रहे हैं। कैराना में शाहनवाज और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। लखीमपुर खीरी कांड की जांच में उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस चौतरफा घिर गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर सवाल उठाते हुए हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच सौंपने का मन बनाया है। लखीमपुर खीरी में हुई घटना के एक विशेष आरोपी को बचाने की कोशिश हो रही है। यूपी पुलिस की जांच में नया कुछ नहीं है। इस तरह की टिप्पणियां कर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ऐसा लगता है कि एक आरोपी को बचाने के लिए एसआईटी ने 2 एफआईआर की एक साथ जांच शुरू की है। आपकी ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट में भी नया कुछ नहीं है। आपकी जांच की दिशा भी हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं है। आरोपियों के मोबाइल डेटा और लोकेशन क्यों नहीं मिले? आपके गवाह आरोपी के पक्ष में दिखते हैं। जांच को ज्यादा स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना जरूरी है। किसी अन्य हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच आगे बढ़नी चाहिए। जो भी बयान गवाहों के आए हैं वो मेन एक्यूज के फेवर में आए हैं। 219 के जो गवाही दी जा रही है, वही वो कह रहे थे कि एक विशेष आरोपी को बचाने की कोशिश है ये। तो यही उनका कहना था कि अगर निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। दोनों मामलों की अलग अलग जांच की भी एक बड़ी बात की है कि एक ही जांच आप क्यों कर रहे हैं? तो उनका ये
उनका यही कहना था कि जो पहली थी FIR उस पर तो कोई कार्रवाई हो नहीं रही है, और उनका ये मानना था कि इसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि क्यों ना जो है हम एक जुडिशियल जो है वो मेंबर की कमेटी बना दें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ चेताया कि अभी तक की जांच से लगता है कि आरोपी आशीष मिश्रा को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। अदालत ने कहा पुलिस दोनों FIR की जांच अलग अलग करेगी, दोनों की अलग अलग चार्जशीट दाखिल होगी, तब तक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज निगरानी करेंगे। हम मामले में सही तरीके से जांच सुनिश्चित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की नियुक्ति पर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यूपी पुलिस भले ही आरोपियों को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो उसके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा। न्याय के सिरों को पूरा करने के लिए और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जो भी कदम उठाना होगा वो उठाकर रहेगा। नई दिल्ली से हिमांशु शेखर मिश्रा और शशिकांत झा के साथ आशीष भार्गव की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। किसान आंदोलन को लेकर सरकार के रुख की आलोचना वे लोग भी कर रहे हैं जो एक तरह से सरकार के साथ हैं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि 600 किसानों की मौत पर सरकार से एक श्रद्धांजलि तक नहीं दी गई। पहले जम्मू कश्मीर और गोवा को लेकर मोदी सरकार पर सवाल करने वाले मेघालय के राज्यपाल ने इस बार किसान आंदोलन को लेकर सरकार को घेरा। कहा कि सरकार के पास संवेदना जताने का समय भी नहीं है। देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है। मैं तो प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तो मैंने उनको कहा कि आप गलतफहमी में हैं, ना तो इन सिखों को हराया जा सकता। 750 के आसपास किसान शहीद हो गए और भारत सरकार की तरफ से एक भी शोक संदेश नहीं आया। तो देश के किसानों को ये लगता है कि शायद जो प्रधानमंत्री हैं वो देश के किसानों के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश को अलग मानते हैं नहीं किसानों को उससे। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसान पिछले 11 महीने से धरने पर बैठे हैं। इन किसानों ने कहा कि सतपाल मलिक किसानों की बात कर रहे हैं, पर सरकार को किसानों की परवाह नहीं है। किसानों की सरकार होती, जो किसानों ने चुनी थी सरकार, अगर वो होती तो किसानों की बात सुनी जाती। ये काले कानून वापस होते, MSP पे कानून बनता। देश का किसान तो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है, गेट बंद कर रखे हैं इन्होंने। गेट खोलेंगे अंदर चले जाएंगे, इनसे पूछ लेंगे जाकर के भाई हमने क्या गुनाह कर दिया। अब भी अगर काम कर दो किसान का तो कोई दिक्कत नहीं। और आप भी कहो हमारी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि अब किसान की ज़्यादा परीक्षा अच्छी नहीं, ठीक है, उनका काम करिए और इनको हाथ जोड़कर इनका काम करके इन्हें घर भेजिए। केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच 11 दौर बातचीत हुई है, लेकिन सरकार तीनों कानूनों को हटाने को तैयार नहीं है। सतपाल मलिक लंबे समय से किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना साधते रहे हैं, लेकिन लगता है केंद्र सरकार और विवाद नहीं चाहती, इसलिए उन्हें अनसुना करती रही है। लेकिन अब यह भी लगता है कि अगर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले यह मामला नहीं सुलझा तो सरकार को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। गाजीपुर बॉर्डर से राजीव रंजन, NDTV इंडिया। क्रूज ड्रग्स मामले में नवाब मलिक के बाद अब राज्य के दूसरे कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्हें भी क्रूज पर बुलाया गया था और यह महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एक बड़ी साजिश थी। वहीं एनसीबी की SIT की तरफ से मामले की जांच जारी है। त्यामध्ये सांगण्यात आलं की सोमवार को महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने कहा कि उन्हें भी क्रूज पार्टी के आयोजक काशिफ खान ने न्योता दिया था। उन्होंने कहा कि ये महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। काशिफ नाम का जो आदमी है, जिसे मैं जानता नहीं और इससे पहले भी मैं कभी उससे मिल नहीं चुका हूँ, उसने मुझे इस पार्टी के लिए जो है आमंत्रित किया गया। अब मुंबई शहर का पालक मंत्री हूँ, तो किसी की दुकान खोलना है, किसी के मॉल में शॉप खोलना है, किसी की शादी है, किसी की बारात है, किसी का कुछ भी प्रोग्राम हो, इस तरीके से लोग मुझे हमेशा इनवाइट करते रहते हैं। महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की और महाराष्ट्र सरकार को गिराने की साजिश डे 1 से हो रही है।
मामले में पहले दिन से ही आरोपों में घिरे समीर वानखेड़े के पिता सोमवार को अदालत पहुंचे, जहां उन्होंने नवाब मलिक पर 1 करोड़ 25 लाख की मानहानि का दावा किया। इस मामले में अब सुनवाई 10 नवंबर को होगी। इस बीच दिल्ली से आई एनसीबी की एसआईटी की ओर से मामले की जांच जारी है। सोमवार को टीम की ओर से कई जगहों पर जांच जारी रही। आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने विभिन्न घटना स्थलों का निरीक्षण किया, जो कि जांच के लिए आवश्यक है, क्योंकि जांच की सारी कड़ियां जोड़ने के लिए घटनास्थल से जुड़ी हुई जानकारी और उसकी ज्योग्राफी हमें एविडेंस को लिंक करने में आसानी। एनसीबी की ओर से अलग अलग जगहों पर हुए निरीक्षण के अलावा एसआईटी की टीम की ओर से इस पूरे मामले में पूछताछ भी जारी है और सोमवार के दिन एनसीबी के ही गवाह रहे प्रभाकर सहील से पूछताछ की गई। तो वहीं दूसरी ओर मुंबई पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। एक टैक्सी ड्राइवर के फोन के बाद मुंबई में एंटीलिया के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। टैक्सी ड्राइवर का कहना है कि बैग लिए 2 लोग उससे पूछ रहे थे कि एंटीलिया कहां है। ये 2 लोग कौन थे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बाद एंटीलिया के आसपास की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा। सोमवार के दिन एक टैक्सी चालक की ओर से मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में फ़ोन किया गया और कहा गया कि 2 लोगों ने उससे एंटीलिया की जानकारी मांगी और उनके पास एक बड़ा बैग था। और इस फ़ोन कॉल के बाद ही जो एंटीलिया है वहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल एंटीलिया उद्योगपति मुकेश अंबानी का घर है और यहीं पर वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। और नीचे अगर आप देखेंगे तो सुरक्षा यहाँ पर बड़े पैमाने पर मौजूद है। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि यहाँ पर हमेशा ही काफ़ी सुरक्षा होती है, लेकिन क्योंकि इस तरह से एक फ़ोन कॉल आया और उसके बाद जिस तरह से जानकारी उसमें मिली, उसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रही बात उस टैक्सी चालक की, तो उसे पुलिस के पास लाया गया है, उसका बयान लिया जा रहा है और भी क्या जानकारी है वो निकाली जा रही है। वो 2 लोग कौन हैं इसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है और कई सारी तैयारियाँ की जा रही हैं। तो वहीं घर के यहाँ पर आप देखेंगे तो हाई अलर्ट पर चीज़ें यहाँ पर आपको देखने मिलेंगी। दरअसल इसकी एक और वजह यह है कि 25 फरवरी के दिन जिस तरह से हमने देखा था कि एक स्कॉर्पियो वैन यहाँ से कुछ ही दूरी पर मिली थी और वहाँ पर हमने देखा था कि किस तरह से बाद में जिलेटिन के स्टिक्स निकले थे, फिर उसमें सचिन वाजे को गिरफ्तार किया गया था, कई सारी चीज़ें हुई थी, एक लेटर भी उसमें मिला था जो अंबानी परिवार के लिए लिखा गया था। तो उस तरह की चीज़ों के बाद अब कहीं ना कहीं चौकन्ना पुलिस की ओर से भी रहा जा रहा है और इसलिए जैसे ही ये जानकारी मिली सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उस टैक्सी चालक से भी बातचीत की जा रही है और जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाने के अलावा क्या और कुछ किया जा सकता है ये भी देखने की कोशिश की जा रही है। चौकन्ना यहाँ पर लोग हर जगह पर हैं और हमेशा ही रहते हैं, लेकिन आज जो जानकारी मिली उसका मुंबई पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। कई जगहों पर बैरिकेडिंग भी की गई है और इस पूरे मामले में और जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। वर्ष 2020-2021 के लिए पद्म सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी संगीता जेटली को राष्ट्रपति ने यह सम्मान दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनकी बेटी बांसुरी स्वराज ने यह सम्मान ग्रहण किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले 141 लोगों को साल 2020 के लिए आज सम्मानित किया गया। 2021 के लिए 119 लोगों को पद्म पुरस्कारों से मंगलवार को सम्मानित किया जाएगा। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।